पवन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। पवन, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली जो है तैयारी करता हूँ, और चूँकि तैयारी करके इस समय बीच में जो है आप देखेंगे, इस समय का वक्त देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिल्कुल भी गायब हैं। तो अब क्या किया जाता है, अब छोटी मोटी दुकानें चलाई जाती हैं नौकरी के साथ, ताकि अपने परिवार का सपोर्ट किया जा सके। कुछ इस समय की कंडीशन ये है, और बेसिकली बस यही इस समय चल रहा है। क्या मुद्दा होगा इस बार? थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में वोट करने का? मुद्दा बस एक है, युवाओं के अंदर जो तैयारी कर रहा है, जो भी प्रदेश में मतलब एक पुलिस का फॉर्म आता है, 60,000 50,000 वैकेंसी रहती है, उस पर जो है 60 लाख युवा आते हैं। और 60 लाख युवा का मतलब है कि 60 लाख घरों से एक एक युवा एक एक घर से समझिए, तो सोचिए एक परिवार में एवरेज परिवार 6 से 7 आदमी का है। एक घर का परिवार में 6 से 7 लोग नज़दीकी हैं, चाचा हैं, चाची हैं। तो एक आदमी से 7 लोग जुड़े हैं, मतलब कितने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं इस समय बेरोजगारी से। और ये भी नहीं है कि कोई बड़ी पोस्ट है, पुलिस की वैकेंसी कोई बड़ी पोस्ट है कि एक पोस्ट पाने के बाद दूसरी पोस्ट के लिए आदमी प्रयास कर रहा हो। तो वो जो है प्राथमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अगर कोई एक पद पाना चाहता है, तो ऐसे 60 लाख लोग हैं। ये नहीं है कि वो कहीं और पोस्ट कर रहे हैं और फिर बड़ी नौकरी के लिए कि ताकि 60,000 पद भरे जा रहे हों। तो ये मतलब बेसिक अपनी नौकरी, अपने जीवन यापन के लिए बस केवल आदमी एक नौकरी जो चाहता है इस समय। और प्रदेश में एक मतलब एक चीज़ बिल्कुल यकीनन मैं इस बात को बता देता हूँ कि जो भर्तियों की संख्या है या भर्तियों की स्थिति है, समझ लीजिए कि जैसे नेशनल का एसएससी होता है, मऊ का यूपी का जो है यूपी ट्रिपल एससी होता है। तो एसएससी में मतलब मैं जो है पुराना, जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक आंकड़ा लेके जब से तैयारियों के बारे में जानने लगा, तब से मैं एक मोटा आंकड़ा आप लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 10-11 से मैं बात करूँ तो 2010-11 से एक एसएससी नाम की संस्था हुआ करती थी, जो तमाम तरीके के मतलब साल भर में एसएससी सीपीओएसआई, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी मैट्रिक लेवल का 3-4 भर्तियां उसकी एसएससी के थ्रू आती थी। और उसमें करीब कुछ नहीं तो 40,000 पोस्टें भरी जाती थी साल भर में एक बार। और वो जो है कंटिन्यूअस चलता रहा, लेकिन 2017 के बाद उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा केस में फंसाया गया कि उसकी दशा खराब हो एक तरीके से। और जो अब मतलब 2-4 साल तो कोई भर्ती आई नहीं, जो अब आती है 2-2.5 हजार, इससे ज़्यादा कहीं भर्ती रहती नहीं है। दूसरी बात बता देता हूँ, एक आईबीपीएस करके संस्था हुआ करती थी, जो बैंकिंग का मतलब अलग अलग बैंकें अलग अलग एग्जाम लिया करती थी पहले। तो इस बाद में क्या हुआ, तमाम बैंकों ने मिलकर एक आईबीपीएस नाम की संस्थान को दिया कि ये जो है 2011-12 से ये बना संस्थान, कि वो कंबाइंड रूप से वो परीक्षा लेगा और सभी बैंकों को सप्लाई करेगा उसके थ्रू। तो देश की जितनी भी नेशनल बैंकें हैं, सब जो है आईबीपीएस के थ्रू जो है लड़कों को भर्ती हैं। और यकीन मानिए उसमें ग्रामीण बैंकों और नेशनल बैंकों की सारे पदों की संख्या मिला के करीब 50,000 एक साल की रहा करती थी, जो कि आते आते 2014-15 के बाद हम लोगों ने फॉर्म भरना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें पदों की संख्या ही खत्म हो गई। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी ठीक ठाक भर्ती करती रही और टीचर की भर्तियां आती रही, लेकिन 2017 के बाद सरकार आने के बाद प्रदेश में भाजपा की जो है यूपी, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी, जो कि उत्तर प्रदेश का आयोग है, इसके माध्यम से 2017 से लेकर 2024 तक, आज की डेट तक जो है, आज जब खड़े हैं, एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पूरे प्रदेश की संख्या की बात बता दूं, एक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। शिक्षकों की लास्ट भर्ती जो है आपकी 2018 में आई हुई थी, आज तक एक भर्ती नहीं आई हुई है, वो भी इनकी नहीं आई हुई थी। 68,500 और 69,000 भर्ती जो है वो अखिलेश के समय भरी गई हुई थी, शिक्षा मित्रों के पद थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आई हुई थी। इनका अपना पद, विज्ञप्ति किया हुआ पद आज तक एक नहीं भरा गया है प्रदेश में। एक नौकरी किसी लड़के को नहीं, एक सिंगल भर्ती किसी की नहीं हुई है इसके माध्यम से। और 2018 के बाद प्रदेश में जो है करीब 7 लाख अध्यापक हैं। एक साल में कुछ नहीं तो 10,000 अध्यापक भी रिटायर होते होंगे। 8 सालों से, मतलब करीब 6 सालों से, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है, 6 साल हो गए। 6 सालों में अध्यापक के एक पद भी इन्होंने अलग से कोई विज्ञप्ति ला के भरे नहीं हुए हैं इस समय तो युवाओं की मनोदशा क्या होगी।
युवाओं की आज की मनोदशा क्या होगी इस समय समझ सकते हैं कि तमाम तैयारियों के बावजूद तैयारी करने के अलावा कुछ रह नहीं जा रहा है। आईपीएल और ड्रीम 11 पे जो है आदमी को सट्टा लगाने के अलावा और कुछ नहीं रह जा रहा है कि क्या करेगा युवा। पवन, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में पिछले 10 सालों से बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को बेहतर बना दिया है और देश बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है, विकास कर रहा है, वो कौन लोग हैं? वो जो है, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि वो ब्रेन वॉश किए हुए लोग हैं कि कौन से लोग हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि लोग जो है इस तरीके की बातें जो करते हैं। हो सकता है कि मुझको जो पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को हो सकता है घर के पास मतलब उनके परिवार के पास बहुत पैसा होगा, या फिर उनको इस चीज़ से अपनी व्यवस्थाओं से या कंधे पे जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं होगा। ऐसे लोग ही जो है इस तरीके की बातें कर रहे होंगे, मुझको जो लगता है। अभी देश की स्थिति फिलहाल जो है कैसी है? देश की स्थिति, जो लोग कहते हैं विकास की बात करते हैं, विकास मऊ में बहुत तरीके के विकास की बातें की जा रही हैं कि फला विकास हो गया, फला विकास होगा, या देश में विकास हो गया। देश में एक संस्थान कोई ऐसा बताइए जिसमें विकास हो रहा हो सिवाय एक चीज़ के। मैं मतलब मोदी सरकार को दो चीज़ों में क्रेडिट दे सकता हूँ। एक तो इन्होंने स्वच्छता की तरफ जो है ध्यान मतलब लोगों में स्वच्छता के लिए वो लाया, जागरूकता ले आए। दूसरी चीज़ अगर कोई कहेंगे तो वो सड़कों के जाल के ऊपर कहेंगे कि सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि जब देश 2014 की बात है, देश पे 58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज जो है 208 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। और दूसरी बात, मतलब अगर इतने में भी कर्ज को हमारे ऊपर इतना बढ़ा के उसके बावजूद जो है अगर सड़कें भी ना बनवाएं तो फिर करेंगे क्या करेंगे। दूसरी बात नंबर दूसरी देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 3 सड़कें बनी हैं मऊ में। एक जो है मऊ से आजमगढ़ जोड़ने वाली सड़क बनी हुई है, दूसरी जो है एक 4 लेन का लखनऊ जाने का एक्सप्रेसवे बना हुआ है, एक जो है यहाँ से मतलब वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, गोरखपुर से बनारस जोड़ने वाली बनी हुई है। इस पे भी लखनऊ से बनारस वाली सिंगल रूट है। मतलब ये भी नियम है, मतलब मुझको इस बात में क्लियर जानकारी नहीं है कि अगर कोई सिंगल हाईवे है अगर जोड़ने के लिए 2 शहरों को, तो उस पर टैक्स नहीं वसूला जा सकता है, ये नियम है। इसी तरीके तो जो ये नेशनल हाईवे जो निकल रहा है, वो हमको तो नहीं जानकारी है कि हो सकता है बगल में पगडंडी से कोई रास्ता दूसरा गया हो, तो मुझको नहीं जानकारी है। लेकिन इस पर भी टैक्स है, इस पर 2 जगह टोल कटता है। उस पे लखनऊ से जो लखनऊ जाने वाली 4 लेन 6 लेन जो बनी हुई है, आपकी बातें से ये लग रहा है कि जो ये टैक्स वाली बात कर रहे हैं लूटपाट चालू है, आपकी कहने से। वही देख लीजिए आप, जो है मऊ से आजमगढ़ की 4 लेन एकदम चकाचक सड़क बनी हुई है, आप 45 मिनट पहुंचता है आदमी, कोई टैक्स नहीं है उस पर। तो ये बताइए कि आदमी के ऊपर अगर हमसे वसूल के ही बनाना है तो काहे का विकास। पेट्रोल पे भी वसूला जा रहा है टैक्स। पेट्रोल जो है 30 रुपए लीटर खरीद के 90 रुपए लीटर अगर बेचा जा रहा है, सब कोरोना काल में सबसे कम हुआ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे कम हुआ पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत, उसके बावजूद भी हमको 100 रुपए लीटर मिला हुआ है। मैं समझ गया आपकी बातों को कि आप कह रहे हैं कि सरकार में लूटपाट खूब जम के हो रही है, युवाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, टैक्स के नाम पे वसूली की जा रही है, आपके कहने का मतलब है जनता पे बहुत ज्यादा बोझ डाला गया है, उनकी जेब पे ज्यादा असर पड़ा है। अच्छा, आपकी बातों से साफ तौर पे समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी इस फील्ड में अभी फेल साबित हो रही है। जैसे आपने 2 मुख्य उनके काम गिना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने काम किया है, सफाई अभियान के मामले में काम किया है, और सड़कों को मामले में क्या मतलब किसी को जागरूकता दिलवाना कौन सा काम नहीं आता। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और ये होगा? अगर मतलब जनता जो है अपनी मतलब उसको एक ख्वाब दिखा दिया जाए और ख्वाब में बह के वो कुछ भी करे, तो वो तो जनता के ऊपर है कि जनता को अपना घर देखना चाहिए, पहले अपनी ज़रूरतें देखनी चाहिए, या फिर जनता एक आंख बंद करके मधुर ख्वाब में रहे वो देखना चाहिए। अगर जो उसकी ज़रूरत लगती हो उसको अगर उस पर वोट करे, उस पर वोट मतलब मेरा मानना है कि आदमी को जो ज़रूरत लगती हो, अध्यात्म तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो उसकी डेली नीड हो उस पर जो है आदमी को वोट करना चाहिए। हमारा मानना ये है। आपका किस मुद्दे पर होगा इस बार? हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा पूरे प्रदेश और पूरे युवाओं के फेवर में। बहुत से लोग कई बातों से नहीं कह पाते, बहुत से लोग कहने में डरते हैं कि भैया हम क्या कहें क्या ना कहें, मतलब ये हो जाएगा, वो मुकदमा के बारे में सोचते हैं लोग। हाँ, सच्चाई ये है कि हम पे भी इस तरीके की बातें थी। हम कोई बात फेसबुक पे नहीं लिख सकते, कोई बात कहीं नहीं लिख सकते, इसलिए कि भाई एक चीज़ आती है कि अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़
तो हमारे रिश्तेदार ही कहेंगे कि फलनवा देख रहे हो नौकरी नहीं लग रही है। भाई मतलब बेइज्जती का डर, एक नॉर्मल बेइज्जती का डर, एक दबाव का डर, कई तरीके की बातें होती है। लेकिन जब हम खुल के चीज़ों को, जब हम लखनऊ में रहे, हम जो, चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में, मैं चयनित अभ्यर्थी हूँ। पीड़ा किस लिए है, अब मैं इतना बोल क्यों पा रहा हूँ चीज़ों के बारे में, ये भी जान लीजिए। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हूँ। मेरा मुद्दा ये था कि हमारे जो कि संवैधानिक अधिकार है, जो कि आज की डेट में 400 पार का एक बात नारा भी दिया जा रहा है कि 400 पार, आपकी बात 400, जब तो यहाँ सिंपल मेजॉरिटी है तब तो आप जो है हमारे रिजर्वेशन के साथ कई तरीके के कुठाराघात कर रहे हैं। मतलब कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, विज्ञापित पदों की संख्या देख लीजिए, इस तरीके की चीज़ें देख लीजिए, तो ये बहुत जो है मतलब एकदम बिल्कुल जो है एकदम कुठाराघात किया जा रहा है इन सब चीज़ों के हम लोगों के साथ। तो उसी हिसाब से जब हम लोग लखनऊ में थे तो भाई अपनी चीज़ों को मांग लेके गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें कि माननीय मोदी जी का रिपोर्ट, वो आयोग बनाया हुआ है, संवैधानिक दर्जा उसको दिया गया। उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत इस तरीके की धांधली हुई है या इस तरीके की अनियमितता पाई गई है। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस पे जांच समिति बैठाई गई। इनके अधिकारी जो है जांच किए इस मामले की बाकायदे अपने स्तर पे इन लोगों ने जांच की। जांच करने के उपरांत जो है इन्होंने पाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 लड़के ऐसे हैं पिछड़ों और दलितों और सबसे बड़ी बात सामान्य वर्ग के विकलांग बच्चे भी थे उसमें। समझिए ये कंडीशन है। उनके साथ जो है 6,800 बच्चों के साथ विसंगति हुई है। उसको जो है ये मतलब ये हम लोगों ने नहीं किया, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा के अधिकारियों द्वारा मतलब जो ये रिपोर्ट भेजी गई। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ ने हमारे मतलब जो वहाँ पे धरना वगैरह दे रहे थे उनको बुलाया, कहा कि ठीक है जाओ तुम लोगों के साथ न्याय होगा। 2022 चुनाव से जस्ट पहले करीब हम बताते हैं दिसंबर की बात है 28 दिसंबर 25 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, कहा कि जाओ तुम लोगों के साथ न्याय हो गया, ये तुम लोगों के साथ गलती हुई थी। मतलब सोचिए कि हमारे साथ मान लिया गया कि गलती हुई थी। उसके बावजूद हम लोग को 2 साल हो चुका है, लिस्ट निकाली गई जिसमें हम लोग का नाम था। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। 2 साल से हम लोग को लटकाया गया ऐसे कि भाई तुम लोग जो है बस लिस्ट निकाल दी गई, जो चूँकि हमारी जगह गलत लोगों को चुन लिया गया है। अब हमें जो भरने के लिए उनको निकाला जाए या फिर कुछ अलग से कोई प्रावधान किया जाए, बस हमें ना भरना पड़े सही होने के बावजूद। यहाँ न्यायपालिका का सिद्धांत होता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जबकि सोचिए हम वास्तविक पीड़ित होते हुए 2 साल से हम सड़क पे लटके वो करने के लिए छोड़ दिए गए, रगड़ने के लिए। अब 50 बार घसीट के हमको डिप्टी सीएम किसके दरवाजे, कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा मंत्री नहीं होगा जिसके दरवाजे हम न गए हों, वहां से घसीट के इको गार्डन न पहुंचाए गए हों। बिल्कुल पवन, आपने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आप उसके बिल्कुल चयनित एक अभ्यर्थी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से आपके साथ सरकार ने व्यवहार किया, सरकार के प्रशासन ने व्यवहार किया, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लाठियाँ भी हम लोगों को खानी पड़ी, उसका असर इस बार दिख रहा है कि आप तो उसी अभ्यर्थियों के बीच में से आते हैं, तो क्या है चर्चाएं आप लोगों के बीच में? सबसे दुखद बात ये है कि ये लोग बोलते हैं कि जो है कि तुम लोग जो है विपक्षी पार्टियों के हो या इनकी पार्टियों के, उनके पार्टियों को। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लाल टोपी या कोई टोपी लगा के या किसी के उसमें नहीं घूम रहा हूँ, किसी विरोधी पार्टी के। हमको आपसे भी उम्मीदें थी। हम जो है किसी विपक्षी दल का टोपी, बैनर और झंडा लेके नहीं घूम रहे हैं। हैंडबिल नहीं है मेरे हाथ में, कहीं एक पॉकेट में कुछ नहीं होगा कि जो है दूसरी चीज़ों का या किसी दूसरे पार्टी से संबंधित हमें कर दिया जाए। लेकिन हमको तो उम्मीद आपसे भी है कि आप न्याय दीजिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं इस चीज़ को, कि जब मैं देखता हूं कि हमारी तमाम, हम अपना व्यू कैसे बनाते हैं, हम व्यू बनाते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। जब आपके बोलने के आधार पे जब हम देख रहे हैं कि आपके एजेंडे में कहीं रोजगार शामिल ही नहीं है, महंगाई शामिल ही नहीं है, जो कि हमारे घर को इफेक्ट कर रहा है, हम किसके साथ जाएं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, हम किसके साथ जाएं? जो हमारे लिए, हमारे हित की बात करें, हम उसके साथ जाना चाहें। हम आपसे लाख उम्मीदें रख लें, लेकिन आप जब हमारे हित की बात नहीं करें, हम आपके दरवाजे पे गए, हम विपक्षियों के दरवाजे पे नहीं गए। हम पिछले 2 साल से आपके दरवाजे पे लखनऊ में पड़े हुए हैं, हम आपके दरवाजे से लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, उसके बावजूद आपके पैर छूने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके मतलब सोच लीजिए कि हम उम्मीद किससे करें? हम न विपक्षी
मतलब इस कंडीशन में होने के बाद हम किसी विपक्षी दल का सहयोग या किसी का झंडा खड़ा होके नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें? हमारे पास विकल्प क्या है? हम तो कल बुलाइए हमको, हम जो है हम आपसे मिल के जो है आपके पैर छू के हम चाहेंगे कि हमारी चीज़ों को, युवाओं को जो है रोजगार दें, कुछ नौकरी वोकरी का बंदोबस्त करें और तमाम ऐसे पदों का सृजन करें। हम तो ये चाहते हैं, हम विरोध नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूरन हम क्या करें? हम आपसे मतलब हम खुद जो है सत्ता से जानना चाहते हैं कि हम क्या करें? हम लोग युवा हैं, हम लोग क्या करें? चलिए, इस बार क्या लहर क्या कह रही है? आपने तो अपनी सारी बातें बता दिया, अब लहर क्या कह लहर थोड़ा सा माहौल जान लेते हैं, घोषी हो या फिर प्रदेश केंद्र हो या फिर केंद्र की बात हो, क्या लहर क्या किसकी चल रही है इस बार? लहर इसमें कांसी राम साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही हुई थी कि पहली बात मतलब सत्ता मजबूत नहीं होनी चाहिए, सत्ता हमेशा कमज़ोर रहनी चाहिए, जिससे जनता का फ़ायदा होता है। वही चीज़ हम चाहते हैं कि अगर कोई भी आ जाए फुल मेजॉरिटी से ना, हम तो चाहते हैं कि फुल मेजॉरिटी से ना आए, कोई मोदी जी आ जाए फुल मेजॉरिटी से ना आए, ताकि इतना हम लोग के ऊपर जनता को थोड़ी सी राहत हो जाए। हाँ, समझने वाली बात है। अब बदलाव हो जाए तो फिर उनसे फिर वही सवाल उनसे भी खड़े किए जाएंगे, और चाहते भी हैं कि जो हमारे मुद्दे की बात करें, हम सत्ता जो है रोजगार के लिए बात ही नहीं कर सकती। हम कल क्या कह के कहेंगे कि हमने आपको वोट दिया था रोजगार के लिए, आप जो है हमको नौकरी दे दिया? उन्होंने कहा, हमने कहा कब था? चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल पवन, हमसे बात करना चाहेंगे। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, बीएसपी से बालकृष्ण चौहान है और एनडीए से अरविंद राजभर हैं और इंडिया गठबंधन से राजू राय हैं। मैं तीनों में अगर चाहूँ कि 10 में से सबसे ज़्यादा नंबर किसको देना चाहेंगे तो किसको देंगे? मतलब देखिए, नंबर उसको दिया जाता है जिसको जानते हो, ठीक है? बालकृष्ण चौहान साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं, चूँकि यहाँ के सांसद भी रहे हुए हैं, तो उनका काम ऐसा कोई डायनामिक हमको दिखा नहीं था। राजीव राय साहब हम लोग के बीच में रहे हुए हैं, और ये तीसरे हैं अरविंद राजभर जी। और संजोग देखिए कि मैं राजीव राय से नहीं मिला हूँ, मैं ओम प्रकाश राजभर से उससे ज़्यादा बार मिला हूँ, मैं जो है अरविंद भैया से उससे भी ज़्यादा बार मिला हूँ, मतलब दोनों लोगों से बराबर मिला हूँ। जब भी घर पे गए दोनों लोग मिले हैं, चाहे यहाँ पे चाहे लखनऊ में। तो लखनऊ में तो हम 2022 उससे पहले ही मिल चुके हैं हम इनसे। तो उसके बावजूद मतलब जो तीनों लोगों में सबसे अच्छा है वो हमको आज की कंडीशन में राजीव राय जी दिखते हैं, चूँकि भाषा से मतलब भाषा, आदमी की पर्सनालिटी या फिर आदमी के कार्यों जो वो काम करता है उसके हिसाब से, और संयमित जितना मुझको राजीव राय साहब लगते हैं उतना कोई नहीं लगता आज अभी की डेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमसे बात करने के लिए।